हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे ऐसे लिखना है, क्योंकि मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप पेपर वन को पढ़ाए जा रहे हैं, पेपर टू के बारे में कुछ बता नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज आपको बताया जाए कि ऐसे लिखना कैसे होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को पेपर वन में अब इतनी दिक्कत नहीं जितनी पेपर टू में दिक्कत है। तो अब से हम क्या करने वाले हैं कि अब से हम डेली हमारा जो करंट अफेयर्स आता था वो अब हम शायद थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे। इस मंथ के बाद 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे उसे। और फिर जो हमारी डेली आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हमारे डेली आएंगे। अब रोज एक या दो वीडियोस कम से कम रोज डालेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है क्वेश्चन रिपीट्स हो जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज रिपीट नहीं होते, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे और रोज एक ऐसे बताने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे की टेंशन मत लीजिए, मैं रोज आपको एक या दो मतलब ऑल्टरनेट डेज एक ऐसे आपको मैं खुद से दूंगा कि लिखने कैसे लिखना है उसको ऐसे को। तो आज समझ लीजिए आप लिखते कैसे हैं ऐसे, और फिर मैं एक सैंपल भी आपको ऐसे दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। सो द पहली चीज़ क्या होती है, देखिए कितने डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं। सबसे इजी डायमेंशन ये होता है। बहुत बार ऐसे ऐसे होते हैं जिनको हम उनके जैसे हम लिखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट या उसमें क्या प्रोज है, उसमें क्या कॉन्स है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोज या कॉन्स के आधार पर नहीं लिख सकते। जैसे मान के चलिए अगर वो पूछ लेता है इंडिया में रिसेंटली मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तो अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो आप उसको ये थोड़ी लिखेंगे प्रोज या कॉन्स। उसको आप टाइम पीरियड के हिसाब से बांटेंगे कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या और फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे हैं, जैसे मैं उस दिन आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बोल रहा था, तो आपको यही इसमें लिख सकते थे। किसी बच्चे ने टेम्पोरल स्टाइल में लिखा ही नहीं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोई आज से थोड़ी है कि जब हमारा 73 अमेंडमेंट हुआ तभी पंचायती राज आया, नहीं। ये तो अंग्रेजों के ज़माने से है। अंग्रेज भी लाए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। उनका फादर कौन थे, क्या कहते हैं, रिपन है। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो वहां से लिखना शुरू करना था कि पास्ट क्या था, कैसा रहा, प्रेजेंट में क्या अमेंडमेंट अमेंडमेंट की बात करनी थी और जो अभी हो रहा है, और फ्यूचर क्या होगा, ये सब चीज लिखनी थी। तो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो टेम्पोरल डायमेंशन में लिखे जाते हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये कैसे कैसे ऐसे लिखे जा सकते हैं, मैं केवल अभी वो बता रहा हूँ। तो एक टाइप ये होता है कि आप पहले पास्ट के बारे में लिखिए, फिर प्रेजेंट के बारे में लिखिए उस ऐसे के बारे में, फिर उसके बारे में फ्यूचर के बारे में लिखिए और थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए, बस। आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स फैच होंगे। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें कुछ एक तो ऐसे ऐसे हैं जो केवल टेम्पोरल डायमेंशन पे ही लिखे जा सकते हैं और किसी डायमेंशन पे लिखे नहीं जा सकते। वहां जाके हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या लिखें, इसमें हेडिंग क्या डालें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। सो अनदर डायमेंशन इज, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन डायमेंशन है। देखिए मैं आपको 4 या 5 डायमेंशन बताऊंगा, आपके ऐसे जितने भी हैं उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो आप उसमें से जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि हर एक ऐसे में एक ही डायमेंशन यूज होगा। हर ऐसे का डिफरेंट डायमेंशन होता है, उस समय आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर उससे इश्यूज क्या है और उसके सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड क्या है। ये यूज होता है जैसे हमारे जो प्रेजेंट सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए वोमेन के ऊपर कोई ऐसे आ रहा है, तो वुमेन पे आपको लिखना पड़ेगा वुमेन की अभी परिस्थितियां क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें इश्यूज क्या है, आज जो वुमेन इश्यूज फेस कर रही है वो क्या है, और वुमेन्स को हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं या वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। या कोई भी ऐसे आता है, जैसे मान के चलिए अभी वुमेन को अलाउ कर दिया गया, मतलब परमानेंट कमीशन दे दिया गया है इन आर्मी, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इश्यूज चल रहे थे और क्या इसका वे फॉरवर्ड आगे भी हो सकता है। तो ये होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डायमेंशन। ये भी इजी डायमेंशन होता है। मेरे को लगता है 50 से 60% बच्चा इसी डायमेंशन के इर्द गिर्द लिखता है ऐसे, लेकिन ये सभी लिखते हैं तो आप थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, सारे ऐसे में नहीं, किसी किसी में। सो द नेक्स्ट डायमेंशन इज अक्रॉस स्टेक होल्डर डायमेंशन। ये थोड़ा टिपिकल डायमेंशन है। एक्चुअली ये डायरेक्ट कोई डायमेंशन नहीं बोल सकते, ये बीच में यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। ऐसा नहीं है कि केवल आप इससे पूरा ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, आप ये बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा चिल्ड्रन पर, किसी भी चीज का। जैसे मान के चलिए माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन आपको पता है भुखमरी जो है इतनी, तो उससे चिल्ड्रन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर माइनॉरिटीज जो हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन कौन से होते हैं, जैसे जो ट्राइबल होते हैं, जो ट्राइब्स में रहते हैं उन पे क्या। फिर और कौन हो गए, जैसे रूरल पीपल हो गए, रूरल पुअर पीपल बोल सकते हैं, जो गांव में पुअर पीपल होते हैं, जो गांव के बाहर रहते हैं, आजकल भी रहते हैं, तो वो हो गए सब वल्नरेबल सेक्शन। या जो बच्चे हैं एकदम नियोनेटल चाइल्ड्स हैं, वो भी वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। फिर वोमेन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, माल न्यूट्रिशन का। सीनियर सिटीजन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, माल न्यूट्रिशन का। तो आप ये स्टेक होल्डर्स के अराउंड भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको जो ऐसे लिखना है वो 250 से 300 वर्ड का लिखना है। एक तो होता है कि आपको बहुत बड़ा ऐसे लिखना है, तो इतना तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इन डायमेंशन का आप किसी भी ऐसे में बीच में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे इससे लिख के आना है, अगर आप चाहें इन सब डायमेंशन का किसी ऐसे के बीच में भी यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट डायमेंशन इज
हाँ, ये हमारा स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा भी यही माना जाता है, और ये मतलब मेरे को लगता है सबको इसी में लिखता है स्टैंडर्ड डायमेंशन है कि कोई भी टॉपिक आए उसका एस्पेक्ट बताने लगो। सोशल एस्पेक्ट बताओ, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताओ, उसका एनवायरमेंट एस्पेक्ट बताओ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताओ। ये चार सबको पता होते हैं, ये अंदर के और पता कर लीजिए। जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो बस एक हेडिंग डाली, दो डाली, तीन डाली, चार डाली, अब इन्हीं में लोग लिखते रहते हैं, इसमें लिख रहे हैं 10-10 लाइन, इसमें लिख रहे हैं 10-10, 15-15 लाइनें लिख रहे हैं, तो इससे काम खराब हो जाता है। ये अंदर के चार पे भी अगर आप एक एक दो दो लाइन लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपका एक तो डायमेंशन ज्यादा कवर हो गई, और आपने क्या करा कि आपने सब में थोड़ा थोड़ा लिखा, तो अच्छा लग रहा है कि इस बंदे ने ज्यादा डायमेंशन कवर करी है, चार कोई भी टॉपिक को चारों पांचों तरफ से देख पा रहा है। तो और क्या डायमेंशन हो सकती है, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, जैसे मैं पंचायती राज में आपको बता रहा था, तो आपको उसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखना था। फिर साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, साइंटिफिक ये कैसे प्रूव हो रहा है, फिर लीगल एस्पेक्ट क्या है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में उसको क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, आप देखेंगे तो। साइंटिफिक एस्पेक्ट कोई पूछे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, तो साइंटिफिक एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है कि अगर इनको टैक्स की पावर हमने दे रखी है, अगर हम टैक्स की पावर इनको दे दें, और वहां पे अगर आपको जमीन खरीदनी है तो भी आपको गांव में परमिशन लेनी पड़ेगी, और किसी को लैंड माइनिंग करनी है, लैंड लीजिंग करनी है, तो भी आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये लोग होते हैं इतने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, तो इन्हें पूरा पता है कि ये लैंड किस मतलब किस क्या सॉरी किस क्रॉप के लिए अच्छी है, तो इन्हें पूरा पता होता है गांव में। तो इनका ऐसे है कि साइंटिफिक, आप भी इनकी मदद कर सकते हैं, आप इनकी भी मदद ले सकते हैं, तो ये हो गया साइंटिफिक डायमेंशन। कुछ ना कुछ निकल आएगा अगर आप सोचेंगे ना थोड़ा सा वहां बैठ के, एक लाइन भी बस आपको ये लिखना है कि इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है, एक छोटी सी लाइन चिपका दीजिए बस, आपका पूरा एक डायमेंशन कवर हो गया। भले उस लाइन में आपने कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन एक डायमेंशन आपका कवर हो गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन है, प्लीज फॉलो इट, ये लास्ट डायमेंशन है, तो आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। आया था स्टैंडर्ड, ये सबसे अच्छा है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सब लोग ये फर्स्ट और लास्ट वाला सबसे बेस्ट है। एक तो टेम्पोरल डायमेंशन जो आपको मैं बताऊं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली, और एक स्टैंडर्ड डायमेंशन, ये आप फॉलो कर सकते हैं। या ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी मैक्सिमम जो सोशल इश्यूज वाले हैं, सोशल इश्यूज में ये कवर हो जाती है। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको सैंपल दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो मैंने भी कुछ कुछ ऐसा ही लिखा है, इसी पे लिखा है। मैं भी मैक्सिमम इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे ईजी होता है। सो देखिए, आज का जो एस्से मैं बताने जा रहा हूँ वो है हेल्थ के ऊपर। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एकदम ब्रॉड, एकदम ब्रॉडर थीम दी है। अब जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो मटेरियल आपको दूंगा, वो आप अगर हेल्थ पे कुछ भी आ जाता है तो आप वो सारा मटेरियल उसमें यूज करिएगा बेझिझक। ये हेल्थ की इतनी ब्रॉडर थीम मैं आपको बताऊंगा कि आप जो मटेरियल यहाँ मैं दे रहा हूँ, तो आप कोई भी, जैसे कोविड की सिचुएशन गारंटीड है इस बार एक ऐसे कोविड के ऊपर आएगा, तो जो भी इसमें डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो आप इसमें बेझिझक होकर यूज करिएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, कोई भी आपको ऐसे लिखना है तो सबसे पहले कोट याद होनी चाहिए। कोट कैसी, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, किसी की भी कोट याद हो। अभी संस्कृत की कोट है, सबको याद होती है, सर्वे भंतु सुखिना सर्वे भंतु निरामया। और भी है दो लाइन, लेकिन वो मैंने नहीं लिखी, एक्सेसिव हो जाएगा, थोड़ा सा लिखिए। महात्मा गांधी की कोट लिख दीजिए, कितने लोग हैं, अमर्त्य सेन की कोट लिख दीजिए, सब ने कुछ ना कुछ हेल्थ पे बोला हुआ है। अगर कोई ऑथर की या कोई फेमस पर्सनैलिटी की कोट लिख रहे हैं तो यहाँ पे उसकी कोट डालिए, यहाँ पे उसका नाम भी लिख दीजिए कि ये इसकी कोट है भाई। तो ये इससे तो हमारी संस्कृत की कोट है, इसके लिए किसी को नाम देने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे लिखना है, जब आप इंट्रोडक्शन करें, तो मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया, आपको जो ऐसे लिखना है वो हमेशा पैराज में लिखना है, कितने भी पैराज में लिख लीजिए। मेरा क्या मानना होता है, आप एक पैरा में तो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर 3 पैराज, 2 to 3 पैराज या 3 to 4 पैराज आप कर सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, और एक पैरा होता है कंक्लूजन के लिए। तो ऐसे आपको ऐसे लिखना होता है। तो इंट्रो में मुश्किल से इतना ही लिखना होना चाहिए ताकि हमारे पास 2 ही पॉइंट आ पाए। इतना, इससे बड़ा इंट्रो होगा तो बेकार है, क्योंकि आपको 300 वर्ड्स हैं, आप सारा, मैं इतने चेक कर चुका हूं ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, 100 100 150 वर्ड का केवल इंट्रो इंट्रो देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अब देखिए यहाँ कैसे लिखा मैंने। सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है इससे में क्या लिखना चाहिए, कोई थॉट्स नहीं आ रही, कोई स्टैटिस्टिक ध्यान नहीं आ रही, तो सबसे पहले हेल्थ, जो भी आपको पूछा उसकी डेफिनेशन दे दीजिए। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो WHO की स्टैंडर्ड हेल्थ की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली फिजिकल वेलबींग। तो WHO बोलता है कि हेल्थ जो है वो मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग को बोला जाता है, ना कि केवल फिजिकल वेलबींग को। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जितने भी ब्रॉडर थीम्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या ब्रॉडर थीम्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। और ये पहली लाइन हो गई। फिर मैंने सोचा कुछ स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाए, तो मेरे को ध्यान आया कि कंडीशन ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो डिटोरेटेड ड्यू टू कोविड सिचुएशन।
जो भी आपका ऐसे है उसे प्रेजेंट से लिंक करेंगे तभी मजा आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है, बोरियत हो जाएगी पढ़ने वाले को। तो अभी कोविड सिचुएशन चल रही है तो नहीं भी पूछा तो डालिए कि आजकल कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट हो गई है ड्यू टू कोविड सिचुएशन एज नो कंट्री इज वेल प्रिपेयर्ड। ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि इस इंडेक्स में बोला था कि कोई भी कंट्री वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर एपिडेमिक या पेंडेमिक बोल सकते हैं, ऐसा बोला गया एज ऑल्सो एविडेंट बाय, ऐसा और देखा गया है इस सिक्योरिटी इंडेक्स द्वारा भी। ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स निकला था 2000 इंडिया में का 2019 का, तो इसमें बोला गया था कि कोई भी कंट्री वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर कोविड 19 या किसी भी एपिडेमिक के लिए, तो ये बोला गया था। तो मैंने ऐसे इसको लिंक करा और इंडिया की रैंक भी बता दी चुपचाप कि इंडिया की रैंक है 57। बस यहाँ काम हमारा हो गया खत्म। आपने देखिए सब कुछ बता दिया जो हमारे पूछा गया था। हेल्थ पे पूछा था तो हमने हेल्थ को बता दिया, फिर हमने प्रेजेंट सिचुएशन को कोविड से भी रिलेट कर दिया और हमने थोड़ी सी कंडीशन भी बता दी कि हेल्थ की कंडीशन कैसी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है। तो 3 एस्पेक्ट हमारे यहाँ कवर हो गए। तो यहाँ वैसे इंट्रो में 5 में 3 या 4 नंबर मिलते हैं, तो मान के चलिए नॉर्मल था, एवरेज था, तो आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, सॉरी न्यूज नहीं, हाँ आप फिर कैसे लिखेंगे आगे, एक लिंकिंग पैरा भी आप लिख सकते हैं, बीच में जाए तो एक लाइन आप लिंक के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा इन इंडिया देयर वाज अ मेजोरिटी ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू हेल्थ। बहुत सारी कंसर्न है रिलेटेड टू हेल्थ, सम मैं थोड़ी सी यहाँ बता रहा हूँ, मैं इनमें जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हैं आप इसमें कुछ भी डेटा यूज करिए। मैं इन डेट मतलब इन पॉइंट्स में मैं अपना डेटा भी आपको बता देता हूँ, जिनको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, एकदम क्लियर डेटा है। तो देखिए सबसे पहले लैक ऑफ पर्सनल डॉक्टर एंड नर्सेस। सबसे कमी तो यही है कि हमारे यहाँ लोगों की कमी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है, जैसे डॉक्टर्स की और नर्सेस की। तो इंडिया में जो डॉक्टर जितने हैं तो एक पे 1613, मतलब एक डॉक्टर है इतने आदमियों को देखने के लिए, जबकि WHO जो रिकमेंड करता है वो कहता है एक आदमी एक डॉक्टर 1000 लोगों को देखेगा, लेकिन इंडिया में कंडीशन कैसी है 1613 है। ऐसी एक नर्स की भी रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट करके थी, स्टेट ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट, इसमें 36.9 नर्सेस थी 10,000 लोगों पे। अब बताइए, तो आप कोई भी एक डेटा यूज करिएगा, ऐसा नहीं है आप डेटा से भराएं, तो आपको जो अच्छा लगे वो डेटा यूज कर सकते हैं। तो नर्स का डेटा दे दीजिए, भले ही पर्सनल का डेटा लिखिए, बस डेटा नहीं लिख के आना है, ये भी बताना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कि बस डेटा डेटा लिख के आ जाए। तो क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। फिर डॉक्टर्स की कैसे कमी है, क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी अपना प्राइवेट खोल लेते हैं, तो सरकारी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारी कंडीशन लिखिएगा। फिर यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी है डॉक्टर्स की, तो इसलिए दिक्कत है। फिर दूसरा है डिजीज बर्डन, हमारे यहाँ कितना सारा डिजीज बर्डन, जैसे मान के चलिए टीबी, सबसे प्रॉब्लम तो टीबी है, तो वर्ल्ड के 34% लोग टीबी के इंडिया में। फिर जो सबसे ज्यादा डेथ होती है नियोनेटल डेथ जिन्हें बोलते हैं, तो वर्ल्ड के 26% जो नियोनेटल डेथ होती है वो इंडिया में होती है। तो इतना हमारे ऊपर डिजीज बर्डन है, बताइए। और इससे हमारा करीबन 12 ट्रिलियन रुपया सालाना खर्च होता है। 12 ट्रिलियन या ईयर, ये पूरा ट्रिलियन तो मतलब पूरे वर्ल्ड का हो गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का करीबन 12 ट्रिलियन जो पैसा है वो केवल हेल्थ डिजीज बर्डन में खर्च होता है। मैक्सिमम जो इसमें से पैसा जो है वो इंडिया खर्च करती है। फिर एक्सपेंसिव मेडिसिन, जितनी दवाइयां वो सारी एक्सपेंसिव हैं, क्यों इसमें आप लिख दीजिए एपीआई, क्योंकि हमें जो हमारा 60 to 70% जो हम करते हैं इंपोर्ट, क्या एपीआई, एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, ये वो होता है जिससे हम दवाई को बनाते हैं, तो इतना तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इसीलिए दवाई महंगी है। दूसरा, हम 70 से 80% इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं, तो हमें एक्सपेंसिव इसीलिए मेडिसिन है क्योंकि हम इंडिया में नहीं बनाते हैं। फिर नॉट इनफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इतना पैसा खर्च करते ही नहीं है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये बजट में भी बोला गया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें बोला गया था कि इंडिया केवल 1.6% अपना जीडीपी का खर्च करता है, और बाकी का जो जैसे थाईलैंड वाइलैंड वाले देश हैं वो अपनी जीडीपी पर करीबन 4% खर्च करते हैं, थाईलैंड वाइलैंड। और डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड करता है कि कम से कम आपको 4% खर्च करना चाहिए अपनी जीडीपी का। इंडिया केवल 1.6% ही खर्च करता है, तो कहाँ से अच्छा होगा। फिर हमारे यहाँ प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं वो इतने ज़्यादा हैं। फिर एक ये बात है कि हेल्थ जो वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो स्टेट का रोल होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कुछ हेल्प भी नहीं करती है, बोल सकते हैं। और ये सिचुएशन, इसमें आप ये सब डेटा ना देख के ये भी लिख सकते हैं, कोई एग्जांपल का यूज कर लें कि आपने सुना होगा दिल्ली में एक मैंने सुना था कि लेडी थी, उसको कोरोना था तो उसको एडमिट ही नहीं करा गया क्योंकि वहां पे डॉक्टर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बेड्स नहीं है। तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो आप इसमें कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ड्यू टू कोविड का एग्जाम्पल देके कोविड की सिचुएशन में ऐसा ऐसा हुआ, आप लाइव एग्जाम्पल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्सेसिव फोकस ऑन टर्शरी केयर, टर्शरी हमारे यहाँ 3 केयर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी होता है एकदम जो आपके मतलब दवाई, जैसे आपको बस नॉर्मल बुखार आया प्राइमरी पे चले गए, आपको थोड़ी और समस्या हुई तो आप सेकेंडरी पे चले गए, आपका ऑपरेशन होना है तो आप टर्शरी पे चले गए। तो हमारे यहाँ केवल टर्शरी केयर पे फोकस है, प्राइमरी सेकेंडरी पे कोई फोकस ही नहीं है। गांव में देखिए करीबन 50-60 गांव मिला के एक हेल्थ सेंटर होता है,
वो भी प्राइमरी वाला, प्राइमरी भी नहीं होगा, उसमें कोई आता जाता भी नहीं है, तो हमारा यहाँ जो फोकस है वो केवल टर्शरी केयर पे है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं प्राइमरी केयर को। फिर हिडन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक लॉस। हिडन कॉस्ट, ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि हिडन इकोनॉमिक लॉस कितना होता है देश को, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि देश का इसमें इकोनॉमी में भी लॉस है, क्योंकि अगर सब लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो उस पैसे का यूज सरकार हमारे फायदे के लिए कहीं और करेगी। फिर माल न्यूट्रिशन एनीमिया की समस्या है, तो ये तो सबको पता है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन भुखमरी की समस्या और एनीमिया, ये तो आपको पता ही है। इसके लिए आप नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का यूज करिए कि सबसे ज्यादा वोमेन में इंडिया में एनीमिया की कमी है, 34% करीबन था। तो ये आपका सारा डेटा है, आप इन पॉइंट्स पे आप अच्छे से डेटा यूज करके लिख सकते हैं। आपका एकदम क्वेश्चन जो है दोनों तरह से रिच होना चाहिए, मटेरियल में भी रिच होना चाहिए, कंटेंट में भी रिच होना चाहिए और डेटा में भी रिच होना चाहिए। तो मैंने सब बताया, देखिए पूरा मटेरियल क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये हमने कवर कर दी, यहाँ सारा हमने डेटा कवर कर दिया, जो भी डेटा हो सकता था, एक एक पॉइंट के लिए मैं डेटा बता रहा हूं आपको। तो ये कोई भी आपका हेल्थ पे आएगा, ये सब जगह डेटा यही रहेगा, डेटा चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं ब्रॉडर थीम्स कवर करूंगा ताकि आपका जो छोटे बीच के एसेज हैं वो भी कवर हो जाए। तो ये हमारी थोड़ी कंसर्न थी। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो मैंने पीछे बताया आप सारे पॉइंट यूज कर लें, आप कुछ जो आपको अच्छे लगते हैं वो यूज करें अपने राइटिंग पैटर्न के हिसाब से। ये देखिएगा कहीं आपका सारे पॉइंट्स यूज करने के चक्कर में आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अपनी राइटिंग स्टाइल के हिसाब से इन पॉइंट्स को चूज कीजिएगा। सो ये हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, थोड़ा इनका जिक्र करना पड़ेगा। मैंने अलग अलग आपको बता दिया, जब आप एक आंसर लिखेंगे तो ये सब मिक्सर होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये आपने अलग से फिर हेडिंग डाल के लिख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ऐसे नहीं। ये जो यहाँ पे मैंने बताया, तो इसी में कहीं पे भी एक जगह किसी पॉइंट में आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव का नाम ले दीजिए, किसी और पॉइंट में किसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव का नाम ले दीजिए, तो अलग अलग हेडिंग बना के नहीं लिखना है वहां पे। यहाँ तो मैं आपको केवल एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या के लिए, जन आरोग्य योजना है, तो आपको पता ही है जन आरोग्य योजना है। फिर जननी सुरक्षा योजना, फिर इसमें जननी मातृत्व योजना भी होती है, मात्रा को माँ को पैसे दिए जाते हैं बच्चे जब होते हैं उनकी परवरिश के लिए। फिर जन औषधि केंद्र, ये भी बहुत अच्छा है, सबको पता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसमें बोला गया था कि इंडिया जो है 6% अपनी जीडीपी का खर्च करेगा ऑन हेल्थ, ये इसी में बोला गया था। तो आप लिख सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है अच्छे से। फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो राशन पे पैसे लेते हैं खाना, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और आशा वर्कर्स का भी जिक्र कर सकते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव हैं, आप कुछ सेलेक्टिवली इनका यूज करिएगा अपने हेल्थ के आंसर में। सो अगली चीज क्या होगी, वे फॉरवर्ड। अब क्या क्या हो सकता है, हमें फोकस करना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे। जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं केवल उन्हीं को आपको फॉरवर्ड करना है वे फॉरवर्ड में, कि जो प्रॉब्लम थी उनको सही करके बताना है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि गांव गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर हमें सेटअप करना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए या पंचायती राज को देनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे हमें मजबूत करना चाहिए, ये सब चीज़ लिखेंगे। फिर आधार टारगेटिंग अप्रोच, इसमें डीबीटी का जिक्र कर सकते हैं कि जो भी लोग बीमार पड़ेगा उसको हम सीधे सब्सिडी या पैसा उसका फंड कर देंगे, तो आधार टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, ये तो बात, ये तो सारे देशों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, और इंडिया की जो स्कीम चल रही है जन आरोग्य योजना, उसमें भी यही बोला गया है कि हमें जो टारगेट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का टारगेट है। फिर इंक्रीज करिए पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को, तो अभी हमारा 1.76% है, उसको बढ़ा के कम से कम 3 या 4% कर दीजिए जीडीपी का। फिर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर सकते हैं, तो कि हम जो भारत से इम्पोर्ट, चाइना से जो इम्पोर्ट करते हैं एपीआई, उसको हम इम्पोर्ट कम करें और उसको अपने यहाँ ही बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। फिर इनकरेज एक्टिव लाइफ स्टाइल, या आत्मनिर्भर भारत में आप ये बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक छोड़ के हमें अपना पुराना जो आयुर्वेद है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आयुष वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर इनकरेज एक्टिव लाइफ स्टाइल, कि हमें इंस्पायर करना चाहिए लोगों को कि वो जॉगिंग करें या वॉकिंग करें, या अरे पेन देखिए बंद हो गया, सॉरी। हाँ, हमें इंस्पायर करना चाहिए कि वो वॉकिंग करें, जॉगिंग करें या योगा करें, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, योगा इंडिया की ही देन है, तो योगा करने के लिए इनकरेज करें। फिर एजुकेशन दें उन्हें, हाइजीन की एजुकेशन दें, हेल्थ केयर की एजुकेशन दें। फोर्टिफाइड फूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोर्टिफाइड फूड नहीं है, हम जो इंडिया में जो लोग खाना खाते हैं तो उसमें फोर्टिफिकेशन नहीं होता, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जैसे बस कोई रोटी खा के उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, उसको सारी दालें भी चाहिए, उसको फ्रूट्स भी चाहिए, उसको सीरियल्स भी चाहिए, तो इन सब का जब मिक्सचर जाएगा तब सारे न्यूट्रिएंट रिच होगा। आजकल जो प्रॉब्लम आती है आप देखिएगा, मैक्सिमम सब में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स हैं उनमें आप देखिएगा उनमें कोई ना कोई विटामिन की कमी होगी ही होगी, गारंटीड मैं बता, कुछ ना कुछ विटामिन कमी होगी। इसका रीजन यही है कि फोर्टिफाइड फूड नहीं दिया जाता है, तो गवर्नमेंट को इसका भी फोकस करना चाहिए कि जितना भी चीज़ है फोर्टिफाइड होके आए, अच्छा फोर्टिफाइड फूड मिले। फिर ये होता है हमारा कंक्लूजन। बस
अब मैंने इतना सारा आपको डेटा दिया, इससे ये आपके 200 से 250 वर्ड तो अपने आप हो गए होंगे इतने डेटा में। फिर अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ये प्रोग्रेसिव हो सकता है, मतलब कुछ प्रोग्रेसिव आप लिख दीजिए, या कुछ सजेशन दे दीजिए कि गवर्नमेंट को कि ऐसा सजेस्ट कर दीजिए, या किसी कोर्ट से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये तीनों चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। कंक्लूजन 4 या 5 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बस। जैसे मैं लिखूंगा तो क्या लिखता कि एज इंडिया इज इन डेवलपिंग स्टेज और इन प्रोग्रेसिव स्टेज बिकॉज ऑफ इट्स गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये लिख सकते हैं कि एज इंडिया इज इन डेवलपिंग स्टेट और इन प्रोग्रेसिव स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड द गवर्नमेंट शुड कम विद, गवर्नमेंट को आना चाहिए शुड कम विद इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ आना चाहिए, लाना चाहिए इनटू देयर पब्लिक पॉलिसीज, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स को लाना चाहिए इनटू पब्लिक पॉलिसी में, इनटू देयर पब्लिक पॉलिसी, ताकि क्या हो, टू कंट्रोल इंडिया, या लिख सकते हैं टू कन्वर्ट इंडिया एज अ डिजीज फ्री कंट्री, ताकि हम इंडिया को एक डिजीज फ्री कंट्री बना सकें। या इसमें हम दूसरा लिख सकते हैं कि सेंस ऑफ वेलबींग का यूज कर सकते हैं, सेंस ऑफ वेलबींग एंड अर्जेंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज सेंस ऑफ वेलबींग एंड अर्जेंसी टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ डिजीज फ्री कंट्री। ये अर्जेंसी का मामला है कि किसी भी तरीके से इंडिया को एक डिजीज फ्री कंट्री बनाया जाए, ताकि हम जितना भी हमारा हेल्थ पे जो बर्डन पड़ा हुआ है उसको हम कम कर सकें। तो ये आप ऐसे कंक्लूजन सबका अलग अलग हो सकता है, उसमें नहीं बोल सकते, लेकिन आपका जो बीच का बॉडी वाला पार्ट है वो लगभग हर इंसान का सेम रहता है। तो आपको बस कोशिश ये करनी है कि आपको बीच में आप अच्छे अच्छे फैक्ट्स डालें, अच्छे अच्छे थॉट्स डालें, ताकि आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे आपको 1 या 2 नंबर ही ज्यादा लेना है हर क्वेश्चन में। अगर आप हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर ज्यादा भी ले लेते हैं ना, तो एंड में आपके 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप ये भूल जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, तो ये आप बुक कर सकते हैं जिनको नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के, तो लगभग डिज़ाइन हो ही रहे हैं अभी भी, तो बहुत सेलेक्टिवली हम चूज कर रहे हैं जो पूछा जा सकता है। तो प्री बुकिंग चल रही है 350 रुपीज़ में, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये एंड्रॉइड iOS की हमारी ऐप है स्टडी फंडा की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जितने भी बच्चे चाहें तो एससीए का भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ, उस पर आप मेरे को ऐसे भेजिएगा, शिवम_त्यागी_ST है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो सब अपना अपना ऐसे भेजिएगा, मैं उसका रिव्यू करके आपको बताऊंगा। एंड आप स्टडी फंडा को फॉलो कर लीजिए ऑन इंस्टाग्राम फॉर पेपर ए इन्फोग्राफिक्स। बहुत अच्छा मटेरियल अब हम डेली अपलोड कर रहे हैं, स्पेशली फॉर सीडीएस स्टूडेंट, क्योंकि अब उनका एग्जाम एकदम पास आ गया है, तो इनके लिए हम स्पेशली टेलीग्राम पे भी अच्छा मटेरियल डाल रहे हैं और इंस्टा पे भी डाल रहे हैं, तो प्लीज फॉलो स्टडी फंडा 2। सो ये देखिए आज का क्वेश्चन ये है, ड्यू टू कोविड-19 द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स आर क्लियरली विजिबल। कोविड-19 के समय जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लूप होल्स थे वो साफ साफ दिख रहे हैं। ये आज का क्वेश्चन है, तो आप इस पे ऐसे लिखेंगे 250 से 300 वर्ड्स के बीच का, प्लीज बड़ा मत लिखिएगा, जिसका बड़ा ऐसे होगा मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे भेजते हैं और कोई कोई बच्चा मतलब मेरे को एक ऐसे मतलब उसके 5-5 6-6 7-7 पन्ने का ऐसे भेज रहे हैं, अब मैं क्या उसे रीड करूं। तो जो बड़ा ऐसे होगा मैं वैसे ही रीड नहीं करूंगा, तो आप लिमिट देख के भेजिएगा, तो 250 से 300 वर्ड का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आज का ऐसे आपको एक कैसा लगा जो मेरा समझाना था, अगर समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए, हम किसी अपने और मेंटर को बोल देंगे समझाने के लिए जिसको मेरा समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसा भी, अगर आप कमेंट्स में बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो फिर मैं ये बनाऊंगा नहीं, फिर तो वही अपना जो नॉर्मल चल रहा है डेली करंट अफेयर्स मैं वही चालू कर दूंगा। तो जो भी देख रहे हैं आज, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, अगर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया। और कमेंट्स में बताइएगा जरूर, आपके रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो ताकि तभी हम इस सीरीज़ को शुरू कर पाएंगे। अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो फिर या आप बता नहीं रहे हैं तो हम इस सीरीज़ को शुरू ही कैसे कर पाएंगे। और मैंने एक टॉपिक्स बना रहा हूँ, मेजर टॉपिक्स की एक ब्रॉडर थीम में बना रहा हूँ, उसको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में या तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा या इंस्टाग्राम पे अपलोड, या दोनों ही जगह कर दूंगा, तो हमें फॉलो कर लीजिए सब जगह। और आज का कैसा लेक्चर था प्लीज़ बताइएगा, तभी हम अगला लेक्चर बनाएंगे, अगर आपके नहीं बताएंगे तो हम अगला लेक्चर एस पे नहीं बनाएंगे। सो टेक केयर, लिखते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मुझे भेजिएगा सारे आंसर, मैं चेक कर दूंगा। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।